नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। आज सिविल सर्विसेज डे है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी, सियासी तारीख, सियासी इतिहास, तब बात प्रधानमंत्रियों की होगी। देश का सबसे ताकतवर राजनीतिक पद। जब इन प्रधानमंत्रियों का इतिहास लिखा जाए तो साथ में फुटनोट पर ही सही, लेकिन यह भी लिखा जाना जरूरी है कि वो कौन से नौकरशाह थे जिन्होंने इन राजनेताओं को सफल या असफल बनाया। और जब सफल राजनेताओं की बात होगी तो सफल नौकरशाहों की भी बात होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो भी अपना विकास का मॉडल दिया, वो जितना भी सफल असफल रहा, उसमें बड़ी भूमिका उन आईएएस ऑफिसर्स की रही जिन्होंने नरेंद्र मोदी की नीतियों को जमीन पर उतारने में उनकी मदद की, पॉलिसी के लेवल पे काम किया, उनके क्रियान्वयन के लेवल पे काम किया। और अब नरेंद्र मोदी दिल्ली में हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने उन 9 अफसरों की लिस्ट निकाली है जो नरेंद्र मोदी को भारत जैसे बड़े देश का शासन संभालने में मदद करते हैं। मेरा मन में लालच तो मेरे ये आ रहा था कि मैं कहूं कि ये मोदी के नवरत्न हैं, लेकिन नवरत्नों का संदर्भ इससे पहले सम्राटों के लिए आया है। और नरेंद्र मोदी सम्राट तो कतई नहीं है। इस देश की जनता के एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सर्वोच्च प्रतिनिधि, या उन्हीं के शब्दों में कहूं तो वो प्रधान सेवक हैं। ये 9 अधिकारी कौन हैं, इनके बारे में हमारे साथ बात करेंगे हमारे सहयोगी ऋषभ और निखिल। ये सामने एक आपको तस्वीर नजर आ रही जिसमें नरेंद्र मोदी कुछ अधिकारियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषभ, ये बताइए कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर कौन से अधिकारी हैं? हाँ सर, पहले एक चीज़ और बता दूं कि आज सिविल सर्विसेज डे है, तो बात करना और ज़्यादा सही है। हाँ, मैंने जिक्र किया इंट्रो में। तो ये अजीत डोवाल हैं। इनका ऑलमोस्ट मतलब मिथिकल वो बन चुका है। इनके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं। फेसबुक पे कहानियां चलती हैं कि अजीत डोवाल रॉ के एजेंट थे, पाकिस्तान में थे, मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे थे। तो एक और बूढ़ा फकीर आया और बोला कि बेटा तुम हिंदू हो क्या? अजीत डोवाल चौंक गए। तो उसने फिर कुछ बताया और बोला मैं भी वक्त का मारा हिंदू हूं, यहां समय काट रहा हूं। ऐसे तमाम जाने कितने किस्से जो अजीत डोवाल को जेम्स बॉन्ड साबित करने के लिए गढ़े गए हैं, राम जाने कितने सही गलत हैं। जी, लेकिन ऐसा वाकई में मतलब माना जाता है कि 7 साल इन्होंने पाकिस्तान में बिताए हैं। और ये इंडिया के एकमात्र ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, आईपीएस थे ये पहले, जिनको 6 साल की सर्विस में ही प्रेसिडेंट का मेडल मिल गया था। आमतौर पर ये 17 साल की सर्विस के बाद मिलता है, कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन देखिए, प्रेसिडेंट मेडल, अजीत डोवाल का तो करियर बेहद शानदार रहा है। प्रेसिडेंट मेडल का आपने जिक्र किया, मैं कल ही एक किताब पढ़ रहा था शांतनु गुहा रे की, जो अभी रिलीज होने वाली है, फाउंड डेड। और प्रेसिडेंट मेडल मिलने वाले कुछ अधिकारियों का बाद में रिकॉर्ड खराब भी हुआ है, जैसे रविकांत शर्मा, जिनके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या करवाने का इल्जाम आया। हालांकि हाईकोर्ट से वो बरी हो गए और अभी मामला चल रहा है। लेकिन अजीत डोवाल का करियर बहुत शानदार रहा है। मनमोहन सिंह के टाइम पर भी इनको प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई और नरेंद्र मोदी के तो ये बताए जाते हैं कि ये मतलब नरेंद्र मोदी के बाद कह सकते हैं कि नंबर 2 हैं काम करने के मामले में। हर चीज़ की सलाह लेते हैं। उत्तराखंड से आते हैं। हाँ, और रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के ये सुपर बॉस हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में तो रह भी चुके थे 2004-05 तक। और 2005 में ही एक मतलब ऐसा हादसा कहें या घटना कहें कि इसमें ये हुआ था कि मुंबई पुलिस ने, ऐसा कहा जाता है, हालांकि डोवाल ने हमेशा इससे इनकार किया है। डोवाल ने इनकार किया, लेकिन कई पत्रकारों ने लिखा है इस बारे में कि दाऊद को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, दाऊद को मारने के लिए, माफ कीजिएगा। और वो जो शूटर थे दूसरे किसी गैंग के थे, और यहीं विकी मल्होत्रा और तनाशा। और विकी मल्होत्रा मतलब शायद एक दूर की कौड़ी हो सकती है कि गैंगस्टर था, और इसी वजह से शाहरुख खान विलेन भी बने थे। एक बार तो नाम रखा था विकी मल्होत्रा बाजीगर में। तो मतलब ये फेमस नाम है बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के। तो विकी मल्होत्रा और तनाशा को ट्रेन भी किया गया था मारने के लिए, और दिल्ली में उनको स्पेशल सेल की पुलिस ने पकड़ लिया था और बाद में उनको अपनी पहचान जाहिर करनी पड़ी थी। मुंबई पुलिस ने मतलब इनका प्लान फोड़ दिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मुंबई पुलिस ने दाऊद को बचाने के लिए प्लान फेल करवाया था। ये आरोप ये बात जैदी साहब ने भी अपनी किताब में लिखी हुई है। और ये प्लान था कि दुबई में जब शादी हो रही थी जावेद मियादाद के लड़के से, दाऊद की बेटी की, तो उसी दौरान मारना था। डोवाल ने इस बात से इनकार किया। उस फंक्शन में दाऊद खुद नहीं आया था। लोगों ने ये कहा कि वो सीसीटीवी कैमरों से और उन सबसे देख रहा था, वो मेन फंक्शन में नजर नहीं आया था। और वहां पे सिर्फ इंडियन खुफिया एजेंसी नहीं, और भी कई देशों की खुफिया एजेंसियों के एजेंट मौजूद थे।
और डोवाल ने इनकार किया था, लेकिन कहा था कि कोई बात नहीं है, मौके बाद में भी आते हैं। ये भी बातें उन्होंने आपने दूर की कौड़ी का जिक्र किया, मेरे पास भी एक दूर की कौड़ी है। मुझे लगता है कि शायद मोदी सरकार और अजीत डोभाल पूरी कोशिश करें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले या तो दाऊद को कहीं पे खत्म किया जाए या उसका सरेंडर किया जाए। एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री होगी, मतलब दुश्मन नंबर 1, जिसको मैं तो कहता हूं गुंडा नंबर 1। गुंडे से ज्यादा हैसियत नहीं, वहां गीदड़ों की तरह छुपा बैठा हुआ है। कई लोगों ने कहा आप ऐसे गुंडा कहते हैं, हो सकता है आपके पास कॉल आ जाए। मैंने कहा यार, जो आदमी धमकी भी फोन से दे तो उसकी क्या ही हैसियत है। खैर, अजीत डोभाल के 1+1- पे और बात कर लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अजीत डोभाल को भी श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने वो इंटेलिजेंस इनपुट सारे लेके आए, और पठानकोट एयरबेस में जो हमला हुआ, जिसपे हम उतने शानदार तरीके से पलटवार नहीं कर पाए जब वहां पर हमला हो रहा था, तो उसके लिए भी कुछ लोगों ने मीडिया सर्किट में, डिप्लोमेटिक सर्किट में, डिफेंस के सर्किट में अजीत डोभाल की आलोचना की कि यहां से तेजी से निर्देश नहीं दिए गए थे। डोवाल की कार्यशैली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही है। ये काफी फैसले खुद से लेते हैं और केंद्रीकृत व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था है। और मोदी के पावरफुल सहयोगी बनने से पहले विवेकानंद फाउंडेशन चला रहे थे, जो अब इनका बेटा चलाता है, और उसके जरिए ये लगातार सामरिक रणनीतियों को लेकर और वैश्विक रणनीतियों को लेकर वाद विवाद संवाद होता रहता है। मोदी सरकार के सपोर्टर इस बात से काफी खफा रहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में इनको साइडलाइन कर दिया गया था। ये बहुत सारी चीजें करना चाहते थे जो कि करने नहीं दिया गया था। जी निखिल, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, एक ये जैसे मोदी जी हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत फेमस है, तो वहाँ भी पॉपुलैरिटी में नंबर 2 अगर हिंदुस्तान की कोई शख्सियत है तो वो अजीत डोभाल है। इनके वीडियोस खूब देखे जाते हैं, जिसमें से एक तो सबसे ऊपर ही फीचर होता है। किस तरह का वीडियो है वो? हाँ, एंटी पाकिस्तान तो क्या कहे, अब ये सुरक्षा मामलों से जुड़े इसमें दखल रहता है, तो उसमें वो एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि यदि पाकिस्तान अपना दखल बंद नहीं करता है कश्मीर में, तो उसको फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बलूचिस्तान वाले मामले में चलता होगा। अच्छा, टीवी की ऐसे हेडिंग होती, शुरुआती ट्रेनिंग याद आ रही तो लिखता डोभाल से डरता है पाकिस्तान। अगले नौकरशाह पे आते हैं। ये हैं सर नृपेंद्र मिश्रा हैं, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। रिटायरमेंट के बाद इनको लाया गया है और ये वो और व्यक्ति इसके लिए उनको संशोधन करना पड़ा था, संवैधानिक एक नई व्यवस्था कायम करनी पड़ी थी सरकार में आते ही। ऑर्डिनेंस लाया गया इनको और ये रिटायर हो चुके थे। और ये सरकार बनने के साथ पहला काम मोदी ने यही किया था। और ऐसा माना जाता है कि नृपेंद्र मिश्रा मोदी की पहली पसंद नहीं थे, अमित शाह की ये पहली पसंद है। नृपेंद्र मिश्रा इस पर मैं मतलब माना जाता होगा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने सरकार संभाली थी, अमित शाह का कद तो उसके बाद बढ़ा, यूपी चुनाव में जीत के बाद क्रमशः जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अगर वो नरेंद्र मोदी की पहली पसंद नहीं होते तो नहीं बनते। अमित शाह के करीबी थे। वाराणसी चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी से इनका संपर्क हुआ था। नहीं, ये गुजरात में भी, जब गुजरात सरकार में रहे हैं। गुजरात सरकार में पीके मिश्रा रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा। और ये कल्याण सिंह की सरकार में भी रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने इन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। क्या आरोप लगाए थे? ये अयोध्या मामले के दौरान जब कर सेवक आए थे अयोध्या में, 1990 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, तो जिम्मेदारी इनको ही दी गई थी संभालने की। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि इस आदमी ने ये कहा कि मैं सारे काम देखूंगा, बाद में उन्होंने ये काम बिगाड़ दिया। मतलब कि कर सेवकों को इन्होंने रोका नहीं, ऐसा मुलायम सिंह ने आरोप लगाया था। इन्होंने ये भी कहा था कि इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है तो कल्याण सिंह के साथ भी करेगा। कल्याण सिंह ने बाद में इनको हटाया भी था पद से। मुलायम सिंह जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, जल्दी हम आपको उसका वीडियो ललन टॉप पे एक और यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे। ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पे 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को 1990 में जब कार सेवा हुई थी तो गोलियां चली थी। पहली मरतबा 14 लोग मरे थे, दूसरी मरतबा 32 लोग मरे थे, और तब कार सेवकों को पुलिस ने संभालना मुश्किल हो गया था। कुछ कार सेवक मंदिर के और जो मस्जिद का परिसर उसके अंदर भी घुस गए थे कुदालें लेकर, और एक कार सेवक ने तो गुम्बद के ऊपर भगवा भी फहरा दिया था। इनको उस समय मामा कहा जाता था, पत्रकारिता में या फिर राजनीति में मामा कहते थे। कुछ लोग रावण भी कहते थे। रावण क्यों? हाँ, रावण भी कहते थे, स्माइलिंग विलेन कहते थे। ये अभी जो ये काम करते हैं, ये संडे को भी काम करते हैं, 7 दिन ऑफिस में मौजूद रहते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इस एज में ही, मतलब 70-72 साल के हैं ये। तीसरे हैं पीके मिश्रा हैं, अच्छा, ये वो गुजरात वाले अधिकारी हैं। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रहा था। सेक्रेटरी। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने मिश्रा क्लब बना दिया है वहाँ पर, कई सारे मिश्रा। ये तो आलोचना के लिए कुछ नहीं मिला तो सब टाइटल जोड़ के मिश्रा क्लब बना दिया, ठाकुर क्लब बना दिया, ये क्लब बना दिया। उनको क्या लगता है वो वहाँ कुंडली और पत्रा लेके बैठते होंगे और गोत्र मिलाते होंगे और उसके हिसाब से नियुक्तियां करते होंगे, तो क्या सारे उनको मिश्रा ही वोट देंगे क्या? ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा तर्क है। हाँ, मतलब ये आरोप लगते रहते हैं।
ये काफ़ी लंबे समय से रहे हैं मोदी के साथ। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके साथ थे, और ये भी माना जाता है कि 2002 के बाद जिस तरीके से मोदी की छवि धूमिल हुई थी मीडिया में या बाकी लोग, पीके मिश्रा ने मतलब उस दौरान काफ़ी काम किए थे, बाकी जो विकास मॉडल इन चीज़ों के लिए काफ़ी काम किए। बिजली को लेके, पानी को लेके, सौर ऊर्जा, पन ऊर्जा को लेके। जी, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? नहीं सर, मेरी तैयारी आगे के नामों के आपकी लिए। तैयारी आगे के लिए, बड़ा ईमानदार आदमी बोल देता है। इनके नाम एक और अचीवमेंट है, इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग राज खत्म किया है। मतलब एक एचआर की तरह ये काम करते हैं, उसमें पैरवी और ये चीज़ें नहीं चलती हैं, और बिल्कुल ही वो सिस्टम ही बदल दिया है कि काबिल लोगों को ऊपर लाना है। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र किया, जो कि हर सूबे में भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह होता है। अभी मैं पिछले दिनों हरियाणा में था। हरियाणा की सरकार को लेकर पत्रकारों से पूछिए और लोगों से पूछिए, बड़ा ही नकारात्मक सा स्वर मिलता है कि साहब काम नहीं कर रही खट्टर सरकार। लेकिन एक चीज को लेकर खट्टर सरकार की तारीफ हुई कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बना रखा था वो खत्म हो गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है, जोन में बांट दिया गया है शिक्षकों को, जोन और जिलों में, और उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपका ट्रांसफर होता है, तो पैरवी अरवी नहीं चलती है। जी, अगले ऑफिसर हैं पीके सिन्हा, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, यूपी कैडर के ऑफिसर हैं ये। और यहाँ पर आपको पीयूष गोयल के साथ नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार के एक बेहद सफल और गुणी मंत्री। इनकी लगभग सब लोग तारीफ करते हैं, और बिजली को लेकर देश में 2-2.5 साल में बड़े सुधारवादी कदम उठाए गए हैं, ग्रिड की व्यवस्था को लेकर और सारी चीजों को लेकर। और मोदी के गुजरात मॉडल की एक बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने फीडर अलग अलग करवा दिए थे, खेती के अलग और औद्योगिक फीडर अलग, और लाइनें अलग अलग करवा दी थी। और अब केंद्र में भी वो वैसा ही काम, बार बार 2018 का ऐलान हो रहा है। और पीयूष गोयल का पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें वो श्रीकांत शर्मा के साथ बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने भेजा कि कैसे देखिए निजाम बदलते ही तेवर बदलने लगे हैं और सख्ती से काम करने का संदेश दिया जा रहा है। इनके बारे में बताइए। पीके सिन्हा, पीके सिन्हा यूपी से हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये वो पोस्ट है जहाँ पर हर आईएएस ऑफिसर पहुँचना चाहता है, और बाकी के जो ऑफिसर होते हैं आईपीएस आईआरएस इसी बात से जलते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप बॉस होता है किसी भी सिविल सर्वेंट का, प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी करीब होता है। प्राइम मिनिस्टर के सपनों को पूरा करने वाला ऑफिसर यही होता है, जो नए प्लान्स या नई चीज़ें लाते हैं। यूपी में ये थे, और इलाहाबाद में डिप्टी कलेक्टर थे, कलेक्टर भी थे, बनारस में भी रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि यूपी में इनका बहुत बड़ा ओहदा नहीं था, मतलब यूपी की राजनीति में इस ऑफिसर का उतना बड़ा ओहदा नहीं था। लेकिन जब ये 2004 में सेंटर में आए, उसके बाद इनकी तरीके बदले, या फिर ये कहेंगे इनकी पहचान बनी कि काफ़ी काम कर सकते हैं, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने इनको चुना। इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, कई सारे डिपार्टमेंट्स में ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। जी, अगला नाम कौन है इस लिस्ट में? ये नाम है सर शक्तिकांत दास का, जो कि टीवी पर काफ़ी फेमस रहे थे। क्या विदेश मंत्रालय से जुड़े हैं क्या? ये अच्छा, ये शशिकांत दास है कि शक्तिकांत, सुबह शाम जो फैसले बदलने वाली बात थी यही थे। अच्छा, जी बताइए क्या है इनके बारे में जानकारी हमारे पास? ये उन अफसरों में से हैं, ये सेंट स्टीफेंस जेएनयू वाले मतलब लोग हैं। व्हाट यू मीन बाय सेंट स्टीफेंस जेएनयू? ये जो जिस तंज वाले अंदाज में आपने कहा है, जरा इस पे ही बता दीजिए। सर ये देश के शीर्ष संस्थानों से पढ़े हुए लोग हैं। और इस लिस्ट में 3-4 लोग हैं ऐसे जो सेंट स्टीफेंस जेएनयू से ही आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब चाबी है वहाँ तक पहुँचने की, शीर्ष स्थान। तो मुझे नहीं मालूम था पहले, नहीं मैंने भी कोशिश की होती। और ये उन अफसरों में है जो इंडिया को विदेशों में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हो या फिर एडीबी की मीटिंग हो, इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो, वहाँ पर ये जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन के तौर पे इन्होंने सरकार के लिए सारी गालियाँ या लाठियाँ खाने के लिए ही सामने थे। नरेंद्र मोदी अपने फैसला करके साइड हो गए। अरुण जेटली ने भी बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुबह शाम यही नजर आते थे, सुबह कुछ और बोलते थे, शाम को कुछ और। मैं सोचता था कि अब 100 रुपए चलेंगे, अब 500 रुपए नहीं चलेंगे, लेकिन इतनी तारीख तक चलेंगे, पंप पे दिए जा सकते हैं पर यहाँ नहीं। बीत गया खैर वो दौर। मैं सोचता था कि अपने मन में क्या सोचते होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह कुछ और बोल रहा हूँ, शाम को। खैर ठीक है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के शौकीन हैं, खाली वक्त में ये चीज़ें सुनते हैं। एफडीआई और टैक्स के लिए जो कानून बदले हैं उनमें इनका बड़ा हाथ रहा है। एफडीआई को ऐसा माना जाता है कि मोदी सरकार के आने के बाद उसमें बढ़ोतरी हुई है।
अगले ऑफिसर हैं सर एस जयशंकर। पहले इनके पिताजी के बारे में निखिल बताएंगे। इनके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। एस जयशंकर का इंट्रो पूरा नहीं हो सकता है। इनके ये के सुब्रमण्यम के बेटे हैं, और के सुब्रमण्यम आज ये समझ लीजिए कि आज जो अजीत डोभाल की शख्सियत है उससे भी ज़्यादा सेलिब्रेटेड अफसर थे ये उनके ज़माने में। और बहुत की पॉलिसीज जो हिंदुस्तान की हैं ये इन्होंने बनाई हुई, जैसे हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कहते हैं इनका काफ़ी दखल रहा उसमें। किस दौर की बात है? 80s की बात है? हाँ सर, मतलब ये तो आप यूं कह लीजिए कि जब तक ये जाते रहे 2011 में, तब तक जब तक ये एक्टिव रहे तब तक इनकी सलाह सरकार लेती रही। तो जो इंडिया का न्यूक्लियर डिटरेंट है कि हम कब इस्तेमाल करेंगे कब नहीं करेंगे, कहते हैं कि उसमें इनका काफ़ी दखल है। 71 में इनके एक बयान को लेके पाकिस्तान में माहौल हो गया था कि जिसको लेके उन्होंने स्पेसिफिक पाकिस्तान ने कहा था कि देखिए इंडिया अग्रेसिव दिखा रहा है कि आपके अफसर इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या बयान था वो? सर वो स्पेसिफिक मैं वर्बैटिम उसको ट्रेस नहीं कर पाया, इसलिए हम छोड़ देते हैं, पर ये वेरीफाइड चीज़ है कि ऐसा हुआ था। और कारगिल के बाद हिंदुस्तान ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, वो भी इसमें भी एक बैठे थे और इनकी जो सलाह है वो सरकार ने मानी थी। और कहते हैं कि एस जयशंकर जो आज यहाँ है तो इसमें इसकी एक वजह ज़रूर है कि हाँ ये के सुब्रमण्यम के बेटे हैं। बिल्कुल वो बहुत क्वालिफाइड होंगे, पर सबने कहा था कि हाँ ये कनेक्शन है। सर जयशंकर के बताने से पहले मैं शक्तिकांत दास के बारे में एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ। तमिलनाडु कैडर के हैं। तमिलनाडु में इन्होंने रेवेन्यू से जुड़े हर डिपार्टमेंट में काम किया है, और तमिलनाडु इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है। थैंक्स टू के कामराज। हाँ, तो शक्तिकांत दास का भी इसमें रोल रहा है, इन्होंने हर डिपार्टमेंट में काम किया है। आप लोग अक्सर ये बात करते हैं, डिग्रियों की बात होती है, डिग्रियों पर बहुत विवाद होता है। मुझे के कामराज, जिनकी वजह से तमिलनाडु इंडस्ट्रियलाइजेशन में नंबर 1 पहुंचा, खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, इसके 5वीं पास थे, है ना, और बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, ना ठीक से अंग्रेजी बोल पाते थे ना हिंदी बोल पाते थे, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री का पद भी नहीं संभाला था उन्होंने, खुद ही उस पद को छोड़ दिया था। और ये कामराज का विजन ही था जो 52 से लेके, जी बिल्कुल बन सकते थे, वो समय बॉस थे कांग्रेस के नेहरू के बाद, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री ने मोरारजी देसाई को संसदीय दल के चुनाव में हराया था, और उन्हीं के आशीर्वाद से दोबारा इंदिरा गांधी ने मोरारजी भाई को हराया था। और शास्त्री के टाइम तो वोटिंग नहीं हुई थी, इंदिरा के टाइम तो मोरारजी वोटिंग पे अड़ गए थे और वोटिंग में भी जीते थे। और मैंने वो किस्सा भी आप लोगों को सुनाया हुआ है कि इन्होंने इतनी जबरदस्त पकड़ थी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों पर कि दराज पे एक कागज पे नंबर लिख के रख दिया था, वोटिंग के बाद नंबर निकालो, और सिर्फ 1 वोट का फर्क था। आप समझिए, 450 के संसदीय दल की मीटिंग और 1 वोट का फर्क हो, इतना जबरदस्त होल्ड था। जी जयशंकर वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तीनों जगह इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं, जो सबसे 3 की जगहें हैं। सिंगापुर में इंडिया के हाई कमिश्नर रहे हैं। सिंगापुर भी मतलब एक मॉडल है, इंडिया अचीव करना चाहता है वहाँ के लिए। जयशंकर को रिटायरमेंट के 1 दिन पहले लाया गया था। सुजाता सिंह जो फॉरेन सेक्रेटरी थी उनको सैक करके इनको लाया गया, रिटायर होने वाले थे अगले दिन। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, इस बार जनवरी में भी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। 2 एक्सटेंशन पा चुके हैं जी। इनको काफ़ी रिस्क टेकिंग माना जाता है। और देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड फॉरेन पॉलिसी को लेकर, मैं मतलब इस चीज़ का व्यक्तिगत रूप से फ़ैन हूँ, काफ़ी अग्रेसिव रहा है, काफ़ी मॉडर्न रहा है। आपके जो आलोचक हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे कि पहली मर्तबा ऋषभ ने नरेंद्र मोदी की किसी मुद्दे पर तारीफ की है। हाँ, तो इसमें जयशंकर का भी हाथ रहा है, मतलब लगातार चीज़ों से अवगत कराने का। ये भी सेंट स्टीफेंस जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। और ये बार-बार आप जेएनयू के मेरी तरफ क्यों देखते हैं? मैं आईएएस में नहीं गया हूँ, मैं पत्रकार बन गया हूँ। हाँ, सेंट स्टीफेंस वाली बात छूट गई थी। और जब भी इनको मौका मिलता है तो ये ऑफिस में भी सो जाते हैं। जब इतना काम करते हैं? हाँ, ओवर टाइम करते हैं, दिन रात का कोई ख्याल नहीं, ऑफिस में भी सो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है जी। अगले सर ये ऑफिसर हैं, अमिताभ कांत हैं, नीति आयोग के चेयरमैन है, सीईओ। हाँ, सीईओ। मोदी जी ने ये नया टर्म लाया, सीईओ। मतलब ये बिल्कुल कैपिटलिस्ट वाले अंदाज में ये काम करते हैं, और ये अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब ऐसा आमतौर पर ये धारणा होती है कि सरकारी अफसर डल हो जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते या फिर एक ही तरीके से करते हैं। ये री इन्वेंट करते हैं खुद को। और जो इनक्रेडिबल इंडिया का जो कैंपेन था, या केरला में गॉड्स ओन कंट्री, वो इन्होंने ही शुरुआत की थी। केरला कैडर के हैं और वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया था इन्होंने, इसीलिए इनको मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब में लाया गया, और उसी अंदाज में ये काम करते हैं। नेहरू जैकेट के शौकीन हैं। यहाँ तो कोट पहने नजर आ रहे हैं, नेहरू जैकेट वाली तस्वीर नहीं निकाली आपने?
ये सरकारी मसला होगा, शौकीनी वाला नहीं होगा। अमिताभ कांत अक्सर ये बयान भी देते रहते हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ें कमेंट करते हैं, किताबें भी इन्होंने लिख रखी हैं। ये हैं सर हंसमुख अधिया, गुजरात के हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। ऐसा कहा जाता है कि शक्ल से सख्त लग रहे हैं, वैसे भी हैं क्या? हाँ, और डिमोनेटाइजेशन के वक्त मोदी के अलावा यही ऐसे व्यक्ति थे जिनको सब कुछ पता था। अरुण जेटली ने भी कहा कि मुझे नहीं पता था। अरुण जेटली ने ये ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कहा है, ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की खबरें चली कि मोदी ने फैसला लिया और उनके वित्त मंत्री को ही नहीं पता था। हाँ सर, लेकिन सर ऑन द रिकॉर्ड भी कभी कहा था कि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। इस बात की आलोचना की। अरुण जेटली वकील आदमी है, बहुत नाप तौल के शब्द निकालते हैं। उनको पता है इस दिल्ली में, इस देश में यदि पत्रकारों के साथ सबसे जबरदस्त संबंध अक्रॉस द मीडिया हाउसेस किसी के हैं तो वो अरुण जेटली के हैं। अरुण जेटली से उनकी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा इसीलिए डरते हैं कि अरुण जेटली कब किसके खिलाफ कहां पे क्या खबर हल्के से सुरगा करते हैं। हमारे मित्र हैं पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट, बोले जब और बोले कि हम लोग को पता चल जाता है कि जेटली जी कब फर्जी लीक कर रहे हैं, कब सही लीक कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई साहब कैसे पता चलता है? बोले ऐसे बात करते रहेंगे, फिर हल्के से ऐसे हाथ ऊपर करके धीमे से एक कुछ कि अच्छा आजकल तो वो उसमें परेशान है ना। जैसे मुझे पता नहीं वो अरुण जेटली ने लीक की थी कि नहीं, लेकिन ये बात चली थी कि जब नोएडा में विधानसभा के उपचुनाव होने थे और महेश शर्मा चूंकि सांसद बन गए थे और पंकज सिंह का नाम चल रहा था, तो एकदम से मीडिया में खबरें आने लगी थी कि साहब पंकज पे कुछ इल्ज़ाम हैं कि इन्होंने अपने पिता गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बिना पे कहीं से कुछ लिया दिया, इस तरीके की अफवाहें घूमने लगी थी। और फिर इकलौता ऐसा मौका है जब राजनाथ सिंह स्वतः मीडिया के सामने सफाई देने आ गए थे कि मेरे सार्वजनिक जीवन में आज तक इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगे हैं और मैं राजनीति छोड़ दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये तय हो गया था कि पंकज सिंह उस बार तो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, हालांकि अब वो नोएडा से विधायक हो गए हैं। तो जैसे हरतोष बल हैं जो आजकल कैरवन के पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो जेटली की इस प्रतिभा के बारे में खुलकर लिखते हैं। कई पत्रकार लिखने से बचते हैं, वो लिखते हैं। राजनीति में सर ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, मतलब होते रहना चाहिए, कुछ कुछ चीजें होती रहनी चाहिए। क्या कि लीक, अच्छा देखिए जैसे इत्तेफाकन उमा भारती आजकल खबरों में है, टीवी पर हैं। अरुण जेटली ने बयान दिया कि उमा भारती को कैबिनेट से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जब हुबली के मसले पर उमा भारती ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था और वंदे मातरम तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसके बाद अरुण जेटली ही वो व्यक्ति थे जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाया था आडवाणी की मौजूदगी में, पत्रकारों की मौजूदगी में, कि आडवाणी जी आप अनुशासन की बात करते हैं, मैं आपको चुनौती देती हूं कि इन अनुशासनहीन नेताओं पर कार्रवाई करिए जो मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें प्लांट करवा रहे हैं। उस समय के पॉलिटिकल जानकार कहते हैं कि अरुण जेटली की सलाह थी कि उमा भारती अगर इस्तीफा देकर यात्रा निकालेंगी तो और बड़ी नेता बन जाएंगे, उनका कद और बड़ा हो जाएगा और बरी होते ही मुख्यमंत्री का तो सिंहासन उनके लिए खाली है ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाबूलाल गौर बनाए गए। फिर उमा भारती घूम घूम के उनको बच्चा चोर कहती रही कि ये मध्य प्रदेश सरकार मेरा बच्चा है, ये लौटा नहीं रहे हैं, ये वो अपनी पार्टी बनाई और फिर वापस आई। खैर हसमुख अधिया पे लौटते हैं। योगा के शौकीन नहीं, योगा पर भी किताबें लिख चुके हैं और इन्होंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी अधिया 1981 बैच के ऑफिसर हैं, ADHIA 1981@gmail.com, लोगों को बांट रखी है कि आप विसल ब्लोअर अगर हैं, कहीं पे फाइनेंशियल कोई दिक्कत पाते हैं तो इनको मेल कर सकते हैं। ये बात आप फिर से जोर से दोहरा के कहिए। इन्होंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी ADHIA 1981@gmail.com करके दे रखे है कि फाइनेंशियल कहीं भी कोई गड़बड़ी पाते हैं, कहीं पर भी आप कोई वित्तीय गड़बड़ी पाते हैं, आपको लगता है कि कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स से जुड़ा अफसर बदमाशी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी कर रहा है या ऐसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है, तो इनको मेल करिए, CC कर दीजिए lallantopmail@gmail.com को, ताकि हमें भी पता चले गड़बड़ियां कहाँ पे हो रही हैं जी। हाँ, और टैक्स से जुड़े रिफॉर्म ये करने का जिम्मा मिला है। IIM अहमदाबाद में किसी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे थे ये। और अगले ऑफिसर हैं ये भास्कर खुलबे हैं जी। ये उत्तराखंड के हैं और कलकत्ता के मतलब वेस्ट बंगाल कैडर के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य के काफ़ी करीबी माने जाते थे और शायद यही वजह है। इन्हीं की सलाह पे वो सिंगूर और नंदीग्राम में इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट आ रही थी, जो राजनीतिक दाव उल्टा पड़ गया। हाँ, और ममता बनर्जी के आने के बाद इनकी उनसे बन नहीं पाई, मतलब ममता बनर्जी नापसंद करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। इस वजह से ये सेंटर में आ गए। इनकी सबसे जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ऐसे मीडिया में इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ईमानदारी को इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है कि ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं और ये सबसे ज़्यादा पेमेंट पाते हैं मोदी सरकार के अफसरों में। वो कैसे? वो
मतलब सरकार, मोदी सरकार ने ही रिलीज की थी वो लिस्ट। कुछ सीनियरिटी वगैरह ये चीजें देख के इनको सबसे ज्यादा। अच्छा, तो ऐसे सब अफसर बैठते होंगे तो पूछते होंगे भाई तेरा सीटीसी कितना है कितना कहाँ लगाया टैक्स सेविंग के लिए। किसी ने आरटीआई लगाया था, तो इसलिए पीएमओ ने जारी किया कि हमारे अफसर ये अगला नाम, ये आखिरी है, 9 यही थे। ये वो 9 लोग हैं, 9 अफसर हैं, 9 नौकरशाह हैं जिनके दम पर नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं, नया भारत बनाने का दावा कर रहे हैं और उसके लिए नई नई नीतियां ला रहे हैं। ये नीतियां कितनी कारगर हैं आप लोग तय करिए। अगर आप तक देश की नीतियों के, सरकार की नीतियों का लाभ पहुंच रहा है या पहुंचता दिख रहा है, बाकी तो 2019 का चुनाव है, जनता है और उसका जनादेश है जो तय करेगा आगे कि इस देश को कौन से हाथ संभालते हैं, किसके दावों में कि देश का इकबाल बुलंद हो, जनता को दम नजर आता है। जी, एक चीज और है, जहां राजनीति में नरेंद्र मोदी बूढ़े लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज रहे हैं, अफसरों में रिटायर होने के बाद उनको एक्सटेंशन दे के ला रहे हैं। ऐसे 4-5 ऑफिसर हैं, इंक्लूडिंग भास्कर, मतलब 4 ऑफिसर हैं जो 70 साल के हैं, इनको एक्सटेंशन दे के ला रहे हैं। ये अजीब सा एक पैराडॉक्स है। कभी इन अधिकारियों का भी इतिहास लिखा जाएगा, जैसे पीएन हक्सर का जिक्र होता है, जैसे धर साहब का जिक्र होता है, जैसे पीसी अलेक्जेंडर का जिक्र होता है, जैसे ब्रजेश मिश्रा का जिक्र होता है। जाते जाते एक अफसोस की कहानी सुनते जाइए। ये अफसोस मेरा निजी भी है, इस देश के लिए भी अफसोस की बात होनी चाहिए। इस देश को शायद कभी नहीं पता चलेगा कि असल में 1998 से लेके साल 2004 तक देश कैसे चला। देश को उस दौरान 3 लोग खासतौर पर चला रहे थे। एक, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे सर्वशक्तिमान नौकरशाह ब्रजेश मिश्र, और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी, घरेलू, उनको उनकी दत्तक पुत्री की तर्ज पर बाप जी कहने वाले प्रमोद महाजन। अटल बिहारी वाजपेयी की अचानक तबीयत खराब हुई, 2007 से खराब होनी शुरू हुई और अब वो इस अवस्था में नहीं है कि कुछ लिख पढ़ सकें। ब्रजेश मिश्रा का भी अचानक देहांत हो गया। मुझे ध्यान आ रहा है किस्सा कि जब ये लोग चुनाव हार गए तो आखिरी बार जब ये लोग प्रधानमंत्री के दफ्तर से निकल रहे थे, वाजपेयी साहब खड़े हुए थे किनारे खिड़की के पास, तो ब्रजेश मिश्रा आए और बोले बॉस ये क्या हो गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने हंसमुख स्वभाव के लिए, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत मशहूर हैं, उन्होंने कहा पता तो उन्हें भी नहीं है कि ये क्या हो गया। और तीसरे व्यक्ति प्रमोद महाजन, जिनकी उनके ही भाई ने गोलियों से हत्या कर दी थी मुंबई में, और इस वजह से उस वक्त का सबसे प्रामाणिक इतिहास की अंदर खाने क्या हुआ होगा शायद देश को कभी पता न चले। हालांकि उम्मीद की एक किरण है। ब्रजेश मिश्र के भांजे हैं मशहूर डायरेक्टर सुधीर मिश्र, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी कमाल की फिल्में बनाने वाले। सुधीर साहब ने मुझे बताया, एक दिन बातचीत हो रही थी हम लोगों की, कि ब्रजेश मिश्र के साहबजादे अमेरिका में रहते हैं और उनके पास ब्रजेश मिश्र की कई डायरीज हैं जो वो इसलिए लिख रहे थे, उसमें इसलिए इंदराजियां कर रहे थे ताकि बाद में रिटायरमेंट के बाद वो अपने वक्त का इतिहास लिख सकें। और कोशिशें हो रही हैं कि वो आधी अधूरी सही पब्लिश हो ताकि कुछ सिरे तो मिलें। एक और सिरे के साथ, एक और वाकये के साथ, एक और दिलचस्प थ्योरी के साथ, एक और किस्से के साथ हम फिर हाजिर होंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, ये थे मेरे साथी ऋषभ और निखिल, कैमरे के पीछे रजत सेन। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हैं तो हम हैं, हम में दम है। शुक्रिया।